अगर पेपर वन में आपका टारगेट है 40+ एमसीक्यूज़ करने का, तो अभी ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियो पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस नंबर पे कांटेक्ट हो, व्हाट्सएप कीजिए। आज हम करेंगे अनुसंधान के चरण। तो पहला चरण है निरूपण। तो देखिए फ्रेंड्स, निरूपण में क्या आएगा? शोध विषय की शोध समस्या, पहला कदम या शोध यात्रा। देखिए, सबसे पहले बात क्या आती है कि हम शोध विषय जो है उसकी जो शोध समस्या है पहले वो चुनें। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं या अनुसंधान या शोध करने जा रहे हैं, तो पहले हमें एक ऐसा विषय चुनना होगा, एक किसी विषय का एक समस्या चुनना होगा। यानी कि हमारा पहला कदम क्या होगा कि हम कोई विषय चुनें, उसकी समस्या को चुनें, फिर हम रिसर्च को कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही आती है कि अगर हम शोध करना चाहते हैं तो हमें पहले कोई समस्या लेनी पड़ेगी किसी विषय की। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला कदम ये हो गया, वरिष्ठ या अध्ययन या पिछले शोध कार्य के साथ चर्चा करने के बाद, ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। विषय के उचित चयन और समझ से कार्य आसान और सुगम हो जाता है। देखिए, इसमें क्या होगा, जो अध्ययन या जो देखिए, अगर किसी चीज़ के ऊपर अ, अनुसंधान या शोध करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में पहले चर्चा करनी ज़रूरी है कि क्योंकि ताकि जो अस्पष्टता है, यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई अनुसंधान या शोध करने जा रहे हैं, उसमें कोई अस्पष्टता ना रह जाए, इसलिए क्या होता है कि उसका जो पहले डिस्कस किया जाता है किससे, जो वरिष्ठ हो। ठीक है फ्रेंड्स। या जो पिछले शोध कार्य जो हो चुके हैं उसको ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि ताकि जो शोध है वो आसानी से हो जाए। तो ये होगा निरूपण। तो नेक्स्ट स्टेप है विकासशील अनुसंधान प्रस्ताव। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें क्या होता है, चयन, निर्माण और अनुसंधान समस्या को समझने के बाद अगला कदम जांच की एक योजना विकसित करना है, जिसे अनुसंधान प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि जब हमने कोई टॉपिक ले लिया, कोई विषय चुन लिया, उसकी समस्या को देख लिया कि हमें इसके ऊपर अब शोध करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है चयन करने का, निर्माण करने का, कि उसको चीज़ को हम क्रमबद्ध तरीके से कैसे कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। एक योजना विकसित की जाती है जिसमें शोध की समस्या को देखा जाता है। तो तीसरा स्टेप है कार्य का विकास। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्य का विकास क्या है? परिकल्पना शोध विषय की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक धारणा है या विशिष्ट और सीमित क्षेत्र को कवर करता है, जिसे नमूनाकरण कहा जाता है। देखिए, परिकल्पना शोध विषय की समस्या के विभिन्न पहलू हैं। इसमें क्या होगा कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, जो हमारी परिकल्पना है, अब हमने कोई शोध का विषय चुन लिया है, अब उसमें समस्या है, उसको हम अपनी परिकल्पना से, उसको हम अपने हाइपोथेसिस से, अपनी परिकल्पना से विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमें सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में नमूनाकरण कहा जाता है, वो भी इसमें आता है। नमूनाकरण को जनसंख्या के छोटे और उप समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे जनसंख्या का क्या मतलब है? इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपके पास टोटल डाटा कितना है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स। परिकल्पना विद्वानों का मार्गदर्शन करती है और अध्ययन के पैरामीटर को परिभाषित करती है। देखिए, जो हम हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना होती है, वो विद्वानों का मार्गदर्शन करती है। ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी शोध करना हो, कोई विषय से संबंधित कोई समस्या हो, कुछ भी करना हो, अगर शोध करने जा रहे हैं तो परिकल्पना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्गदर्शक करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना। देखिए, अब बारी आती है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करने की, कि जो हम शोध करने जा रहे हैं उसको कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि उसका डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे यही है कि जो अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है, जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो शोध करने जा रहे हैं, उसका डिज़ाइन तैयार करना है। देखिए, इसमें क्या होगा, सही और उचित जानकारी, यानी कि ऐसे रिसर्च तैयार करना है जिसमें सही और उचित जानकारी दी गई हो। विद्वान की उपलब्धता और कौशल, इसमें जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, उसका जो कौशल है, वो अपने कौशल के, अपने स्किल के हिसाब से कैसे उस चीज़ को आसानी से करवा पाता है या ढूंढ पाता है, उसका ये भी इसमें होना चाहिए।
शोध विषय की व्याख्या और निष्कर्ष। देखिए शोध विषय की पूरी व्याख्या होनी चाहिए कि कैसे कैसे किस हिसाब से ये चीज़ तैयार की गई है और किस नतीजे पे निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, ये उसमें स्पष्ट रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है लागत कारक कि क्या क्या कॉस्ट फैक्टर रहा, क्या क्या खर्चा आया, समय का कारक कितना समय लगा किसी रिसर्च को करने में, ये किस में आता है, ये आता है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करने में। नेक्स्ट है डाटा का संग्रह। देखिए फ्रेंड्स, जो डाटा है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक डाटा, एक होता है द्वितीयक डाटा। प्राथमिक डाटा क्या है? इसे नए प्रयोग, सर्वेक्षण, समूह चर्चा, प्रश्नावली आदि के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। प्राथमिक डाटा कौन सा डाटा है फ्रेंड्स? जिसमें सामूहिक चर्चा होती है, जिसमें प्रश्नावली होती है, जैसे सर्वेक्षण होता है, सर्वे वगैरह, ये होता है प्राथमिक डाटा। ठीक है। तो द्वितीयक डाटा क्या है? जो पहले से ही किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए हों और जो पहले से ही सांख्यिकी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। यानी कि प्राथमिक डाटा कौन सा है? जो आपका अपना डाटा है। द्वितीयक डाटा कौन सा है? जो किसी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अब जैसे बुक्स वगैरह होगी, अखबार वगैरह होगी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया द्वितीयक डाटा। तो निष्पादन अनुसंधान परियोजना। देखिए परियोजना का कार्यान्वयन या निष्पादन अनुसंधान प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। विद्वान का मानना है कि अनुसंधान परियोजना को एक व्यवस्थित तरीके से निष्पादित किया जाता है ताकि परियोजना आगे से पीड़ित ना हो। देखिए फ्रेंड्स, निष्पादन अनुसंधान परियोजना क्या है कि एक ऐसी परियोजना तैयार करना कि जिसमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखिए कि कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो परियोजना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए कि वो आसानी से चल पाए, एक व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज होनी चाहिए कि उसमें, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिस विषय के ऊपर शोध किया जा रहा है उसको व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट है डेटा का विश्लेषण। देखिए आंकड़ों के संग्रह के बाद इसे ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। देखिए जब आपके पास आंकड़े आ चुके हैं, जब आपने कोई टॉपिक चुन लिया है, अगर आपको उसके ऊपर अब डाटा के ऊपर आपको रखना है तो आपको उसको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ेगा। आपको उसको विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। देखिए जो जनगणना होती है, जनगणना में क्या होता है कि जैसे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, जवान, है ना, ये सारे क्या है, इनको अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अप्रासंगिक डाटा को अलग किया जाना चाहिए, प्रासंगिक डाटा को प्रतीकों में कोडित किया जाता है ताकि इसे सारणीबद्ध किया जा सके। तो फ्रेंड देखिए, जो अप्रासंगिक डाटा है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, उसको अलग कर दो। जो प्रासंगिक डाटा है, जो काम का है, उसको कोडित किया जाता है, कोड दिया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 ABCD, ऐसे उसे सारणीबद्ध किया जाता है। सारणीकरण तकनीकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहां तालिका के रूप में वर्गीकृत डाटा में यस विभिन्न सांख्यिकी विधियों को लागू करके विश्लेषण के लिए मदद करता है। अब देखिए सारणीकरण जो तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है, सारणीकरण में क्या होता है, एक सारणी बनाई जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि जो डाटा आ चुका है वो कैसे वर्गीकृत हुआ है। नेक्स्ट है परिकल्पना। देखिए डाटा विद्वान के विश्लेषण के बाद, विद्वान यहाँ पे रिसर्चर है या स्कॉलर है, उसे विद्वान लिखा हुआ है यहाँ पे। डाटा विद्वान के विश्लेषण के बाद उसकी परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं जो पहले से तैयार की गई थी। विभिन्न प्रकार के परीक्षण विकसित किए जाते हैं जैसे ची स्क्वायर, एफ टेस्ट, टी टेस्ट आदि। परीक्षा परिणाम ने तय किया है कि परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार किया कर दिया जाना चाहिए। देखिए परिकल्पना क्या है, अब देखिए कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, किस आधार पर स्टार्ट हुई थी, वो देखा जाता है कि जो सोच सामने रख के जो एक शोध किया जा रहा था, क्या वाकई ही उसी सोच के तहत, क्या एक परिकल्पना के तहत क्या शोध किया गया है, उसको जांचा जाता है। जांचने का तरीका क्या है, ची स्क्वायर, एफ टेस्ट या टी टेस्ट, इसके द्वारा ये किया जाता है। तो इस नतीजे पे पहुंचा जाता है कि क्या परिणाम इसका सही रहा कि नहीं। तो नेक्स्ट है व्याख्या और अनुशंसा। देखिए एकत्रित किए गए डाटा का विश्लेषण, सारांश, अनुसंधान उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है और नए सिद्धांत खोजने की व्याख्या की जाती है, नई अवधारणा सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है। देखिए नेक्स्ट आ गया है व्याख्या और अनुशंसा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो डाटा एकत्रित किया जाता है उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो रिसर्च की जाती है जिस टॉपिक के ऊपर, अब उसको ब्रीफली उसका विश्लेषण होता है, उसका सारांश दिखाया जाता है, उसका उद्देश्य जोड़ा जाता है कि क्या ये वाकई ही उस हिसाब से कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है रिपोर्ट लेखन और रिपोर्ट लेखन और प्रस्तुति। देखिए इसमें क्या है, अंतिम विद्वान को या
इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो शोध के बारे में पूरी जानकारी देती है। इसे सरल भाषा और आकर्षक शैली में चार्ट, ग्राफ, चित्र के उपयोग से प्रस्तुत किया जाता है जहाँ भी आवश्यक और प्रासंगिक हो। इसमें क्या है कि फ्रेंड्स देखिए कि जो रिपोर्ट लेखक ने एंड में वो पेश की जाती है। अब जो रिसर्च की जा चुकी है उसकी रिपोर्ट लेखन बिल्कुल सरल और आसान भाषा में होनी चाहिए। उसकी जो प्रस्तुति है वो काफ़ी आकर्षक होनी चाहिए, जैसे चार्ट, ग्राफ, चित्र का उपयोग किया जाना चाहिए कि ताकि जो रिसर्च की गई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाए। देखिए इतनी मेहनत लगती है, उसको अच्छे से पेश ना किया जाए तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए रिपोर्ट लेखन में प्रस्तुति इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। तो फ्रेंड देखिए अब हम पिछले वर्षों के प्रश्न करेंगे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में से कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुक्रमिक संचालन है, ये दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था। प्रश्न था कि वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुक्रमिक संचालन है, इसमें से क्या अनुक्रमिक संचालन है। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर है ए आंसर, सह भिन्नता, सह संबंधों का उन्मूलन, सामान्यीकरण सिद्धांत। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सामाजिक अनुसंधान के रूप में कुछ करने की योजना है तो बेहतर है। ठीक है, जब हम सामाजिक अनुसंधान के रूप में कुछ करने की योजना बनाते हैं तो क्या बेहतर होना चाहिए। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए ABCD, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, विषय पर साहित्य से परिचित हो, यानी कि जो विषय बना रहे हैं उसके ऊपर भली भांति से परिचित होना चाहिए। नीचे दी गई सूची में शोध चरण का कौन सा क्रम तर्क संगत है, ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन था। अब बताना है कि बताइए कि जो शोध चरण है वो कौन सा क्रम इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप देखिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहले समस्या निर्माण, फिर परिकल्पना, एक अनुसंधान डिज़ाइन का विकास, डाटा का संग्रह, डाटा विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स आप देखिए कि अभी हमने ऊपर किया ही है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च कौन से है। पहले समस्या होती है, एंड में होता है निष्कर्ष। अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे आसान बनेगा ये। अब आप देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन है, वहाँ पे लिखा है निष्कर्ष पर पहुँचना, यानी कि जो हमारा ये अंतिम स्टेप होता है। अब आप देखिए कि जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है वहाँ पे निष्कर्ष होता नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि जो रिसर्च शुरू कहाँ से होती है, समस्या से, एंड कहाँ पे होता है, निष्कर्ष पे। तो अब देखिए कि चारों ऑप्शन में से 2 और 4 में तो है नहीं निष्कर्ष, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत है। अब बच्चा पहला और तीसरा, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम करने जाते हो तो आप उसमें से एलिमिनेशन मेथड बनाइए, यानी कि जो चीज़ गलत है उसको पहले निकाल दीजिए, तो सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन सर्च करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या है। ठीक है, तो जनवरी 2017 का एक क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पहले एक्शन सर्च में क्या होगा, पहले योजना, फिर कार्य, फिर अवलोकन, फिर परिलक्षित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन थे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के। ये जो आगे के 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन से हैं, जो अभी हमने कल किया था ना, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, ऑब्जेक्टिव है ना, शिक्षा इनके अनुसंधान के उद्देश्य, ये उसके क्वेश्चन है। मैक्स वेबर के शोध दृष्टिकोण को समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक सेटिंग्स में कैसे अर्थ पैदा करते हैं के रूप में पहचाना जाता है। तो ये जून 2014 का क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा डी, व्याख्यात्मक प्रतिमान से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, शोध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि जो शोध का अर्थ है के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है। ये जून 2014 का क्वेश्चन था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है 4, ABCD। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ऑप्शन सही। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार देखिए कौन से हैं, वर्णनात्मक वर्सेस विश्लेषणात्मक। यानी कि वर्णनात्मक क्या है तो विश्लेषणात्मक शोध क्या है। अनुसंधान के प्रकार, ये शोध के प्रकार एक ही बात है। वर्णनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, विश्लेषणात्मक को कहते हैं एनालिटिक। देखिए वर्णनात्मक शोध क्या है, सर्वेक्षण और तथ्य की विभिन्न प्रकार की खोजों और तथ्य के माध्यम से सही, यथार्थवादी और विश्वसनीय जानकारी एकत्रित करके विषय या समस्या का उचित और तार्किक वर्णन करता है। अब देखिए वर्णनात्मक क्या है कि जो हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम फैक्ट को, तथ्य को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि जब हम
किसी फैक्ट को इकट्ठा करें या जब हम कोई सर्वे करें, उससे हमें किसी समस्या का प्रॉब्लम का सोल्यूशन यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन या समस्या का हल मिल जाता है। अगर वो उचित होता है तो उसे देखा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, यानी कि कोई चीज़ कैसी थी, क्यों थी, उसमें कौन सी प्रॉब्लम आई है, उसको दूर किया जा चुका है कि नहीं, ये किस में देखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव में। यानी कि इसमें चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि इसमें वर्णन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चीज़ों को व्यापक स्तर में देखना क्या होता है, वर्णनात्मक शोध। इसे इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स पोस्ट का मतलब होता है कि आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि घटना के बाद। वर्णनात्मक अनुसंधान विधि में शोधकर्ता का चर पर कोई नियंत्रण नहीं होता। शोधकर्ता रिपोर्ट देता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अनुसंधान की यह विधि सर्वेक्षण, तुलना और सहसंबंध विधि का उपयोग करती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है कि जो चीज़ हमेशा बदलती रहती है, इसके ऊपर रिसर्चर का कोई जोर नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शोध रिपोर्ट देता है, जो शोध करता है रिसर्चर है वो रिपोर्ट देता है कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये विधि में क्या होता है कि सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, तुलनात्मक और सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो कि कोई चीज़ है उसको पहले कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी, तो उस दूसरे के सामने क्या समस्या थी, उसको आपस में कंपैरिजन किया जाता था, तो आपस में उनका संबंध देखा जाता है कि क्या संबंध है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक शोध है क्या। इसमें क्या होता है कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं उसको विस्तारपूर्वक देखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक, इसे बोलते हैं एनालिटिक सर्च। देखिए, विश्लेषण तथ्य या जानकारी डाटा जो पहले से ही उपलब्ध है, यह शोध माध्यमिक डाटा बेस पर निर्भर करता है। देखिए, विश्लेषण तथ्य यानी कि जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब या एनालिसिस जिसके हम कर रहे हैं, वो चीज़ पहले से ही उपलब्ध है हमारे सामने। ठीक है फ्रेंड्स, अखबार में पढ़िए, देखिए कोई रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई अगर शोधकर्ता किसी के ऊपर शोध कर रहा है, अब उसके बारे में जो डाटा पहले से ही उपलब्ध होता है उसे बोलते हैं एनालिसिस। यानी कि हम कोई रिसर्च या कोई रिसर्चर अगर शोधकर्ता कोई अगर शोध करने जा रहा है, पहले वो अच्छे से उसको एनालिसिस करके देखेगा कि क्या वो शोध में अपनी सफल हो पाएगा कि नहीं, क्या वो जिस चीज़ के ऊपर वो कुछ करने जा रहा है, कुछ वो उसको ढूंढने जा रहा है कि क्या वो चीज़ है क्या। ठीक है, वो होता है एनालिसिस। यानी कि जो डाटा पहले से ही उपलब्ध है उसको अच्छे से एनालाइज करना, उसको अच्छे से समझना, वो होता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। देखिए नेक्स्ट आ गया प्रयुक्त और मौलिक अनुसंधान, यानी कि अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, प्रयुक्त रिसर्च क्या है, एक कार्रवाई अनुसंधान के रूप में संदर्भित करता है। प्रयुक्त अनुसंधान वह शोध है जिसका उद्देश्य किसी समाज या कॉर्पोरेट क्षेत्र के सामने आने वाली समस्या के समाधान या कुछ निष्कर्ष निकालना है। लागू शोध में मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। प्रयुक्त अनुसंधान कुछ व्यवहारिक समस्या के लिए एक समाधान का पता चलता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की पहचान करना जो समाज या विशेष फर्म को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है कि प्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड। ठीक है, यानी कि चीज़ों को अप्लाई करके देखना। अब ये मान के चलिए कि किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, हर एक समाज में क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो प्रॉब्लम, समस्याएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इनको दूर कैसे करना है, यानी कि किसी समाज में कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, कोई आर्थिक समस्या है, किसी में राजनीतिक समस्या है, तो उसको दूर कैसे किया जाएगा। अब हमने किया क्या, अब हमने कोई चीज़ तो तैयार कर ली उसको दूर करने के लिए, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि तुरंत कार्रवाई होनी होती है। ठीक है, इसमें तुरंत कार्रवाई होती है, यानी कि जिस समस्या का हल ढूंढना है उसको तुरंत लागू करके देखा जाता है कि क्या उसमें फिट बैठती है कि नहीं, तो उसे बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, यानी कि अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट है मौलिक अनुसंधान। देखिए, इसको बुनियादी या शुद्ध या सैद्धांतिक अनुसंधान के रूप में संदर्भित किया जाता है। मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सरलीकरण के साथ और सिद्धांत के निर्माण के साथ संबंध है। इस प्रकार के अनुसंधान को ज्ञान और नए सिद्धांतों और अवधारणा के निर्माण के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए, मौलिक अनुसंधान है क्या, फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि अगर आप कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है, अगर वो किसी चीज़ को के ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है तो
उस चीज़ को वो अच्छे से करेगा। उसमें क्या होगा कि एक नए सिद्धांत निकल के सामने आएंगे, वो होता है फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि चीज़ें उसने क्या किया, रिसर्च तो कर रहा है, वो शोध तो कर रहा है, पर उसे एक नया आइडिया, नया सिद्धांत निकल के सामने आ रहा है, तो हो गया फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि जो रिसर्च की है, जो शोध किया है, उससे एक नई चीज़ निकल के सामने आ गई, वो होती है फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अनुसंधानों से अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट है वैचारिक और अनुभवजन्य अनुसंधान। देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। वैचारिक क्या है, दार्शनिक और वैचारकों द्वारा आमतौर पर नई धारणा को विकसित करने या उन्हें व्याख्या करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वैचारिक अनुसंधान। ये कुछ अमूर्त विचारों या सिद्धांत से संबंधित है। देखिए वैचारिक है कॉन्सेप्चुअल, इसमें क्या है कि नए विचार, यानी कि किस चीज़ के ऊपर हम कोई विचार करें, ठीक है, उसे नई अवधारणा विकसित हो। जैसे कोई कहे कि पहले देखिए अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हुआ था कि सभी अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि हमेशा भारतीयों को दबा के रखा था। अब नया कंसेप्ट या नया विचार निकल के क्या आया कि हम अपनी सरकार बनानी चाहिए। तो वो क्या हो गया, नया कंसेप्ट निकल के आया ना। यानी कि अगर हम कोई शोध कर रहे हैं, कोई रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता कोई शोध कर रहा है, तो उसमें से अगर कोई नई विचारधारा है, कुछ नई अवधारणा निकल के आए, तो उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल। इसमें कंसेप्ट को देखा जाता है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य अनुसंधान, यानी कि एम्पिरिकल सर्च को प्रायोगिक या अवलोकन अनुसंधान भी कहा जाता है। यह अनुभव या अवलोकन पर भरोसा करता है, सिस्टम और सिद्धांत की अनदेखी करता है, निष्कर्ष के साथ आता है। देखिए इसमें क्या है, इम्पेरिकल में क्या होता है कि अनुभवजन्य, देखिए किसी को क्या होता है कि अगर कोई शोध करता है, अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में पहले से ही बात का अनुभव हो, अब वो क्या करेगा कि अपने अनुभव के साथ ही चलेगा, उसी अनुभव को फॉलो करते हुए, उसी अनुभव को देखते हुए वो एक निष्कर्ष के साथ पहुंचता है। यानी कि उसको जिस चीज़ के बारे में बहुत सारा ज्ञान था, अब उसने उसके ऊपर रिसर्च की, पर वो एक फाइनली किसी निष्कर्ष के साथ वो आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो अपने हिसाब से रिसर्च को करता है। इसमें क्या होता है कि एक शोधकर्ता शोध करने के लिए अपने अनुभव को ही फॉलो करेगा, तो उसे बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता डाटा, तथ्यों को एकत्रित करने और अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रायोगिक डिज़ाइन स्थापित करता है और अवलोकन परिणाम निर्धारित करते हैं और अपनी निर्धारित परिकल्पना को अस्वीकृत करते हैं। अब देखिए कि वो जब अपना डिज़ाइन स्थापित करते हैं कि यानी कि जो उसने तथ्य इकट्ठे किए हैं, जो उसने डाटा इकट्ठा किया है किसी शोध के ऊपर, तो वो जो अपना डिज़ाइन बनाएगा कि उसने कैसे कैसे रिसर्च को किया है, तो वो इसका रिज़ल्ट देखेगा कि जो उसने सोचा था कि क्या वो वैसे ही है या उसको वो लागू नहीं हो पाई। अब शोधकर्ता ये देखेगा कि मैंने एक चीज़ के ऊपर सर्च करनी थी, मैंने एक चीज़ के ऊपर शोध करना था, उसने सारा कुछ सोच लिया, अपने अनुभव से सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब वो एक नतीजे पर पहुंच चुका है फाइनली, तो वो देखेगा कि क्या उसका जो अनुभव उसके काम आया या जो उसने सर्च किया है वो कामयाब नहीं हो पाई, ठीक है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान ये घटना या अतीत के रिकॉर्ड और अन्य सूचना स्रोतों का विश्लेषण है जो वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए घटना के मूल और विकास का पता लगाते हैं और अतीत में प्रवृत्ति की खोज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐतिहासिक शोध ने अनुभव अध्ययन के सभी क्षेत्रों पर लागू किया है कि क्योंकि इसमें उसकी उत्पत्ति, विकास, व्यक्ति तत्व शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है। देखिए इसमें जो होता है कि जो अतीत में जो बीत चुका है, जो समय जो बीत चुका है, उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। आप ये देखिए कि आजकल क्या हो रहा है कि कितना विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है सारी तरफ, है ना। तो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन सारी तरफ है। अब पहले एजुकेशन कैसी थी, पहले एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। तो पहले एजुकेशन तो थी पर पहले हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, आजकल स्मार्ट वर्क आ चुका है। तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके सारे एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो जाएंगे। तो वो किससे पता चलेगा, ऐतिहासिक रिसर्च से, यानी कि जो चीज़ बीत चुकी है उसका पता लगाया जाता है। क्यों पता लगाया जाता है कि ताकि जो वर्तमान समय में प्रॉब्लम चल रही हैं वो कैसी थी, ठीक है। आप ये देखिए कि जो वर्तमान समय में अभी समस्याएं आ रही हैं, है ना, वर्तमान समय में जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं, अब वो देखते कि पहले कैसी समस्या थी, पहले कैसा
उसको दूर किया गया था, तो उस हिसाब से नई समस्या को भी दूर किया जाता है, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। खोजपूर्ण शोधकर्ता, देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, खोजपूर्ण शोधकर्ता में क्या है कि खोजपूर्ण शोध समस्या का एक प्रकार का अनुसंधान है जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह केवल अनुसंधान डिजाइन, डाटा संग्रह, विधि और विषय के चयन में मदद करता है। यह निर्णय लेने के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को बहुत व्यापक स्तर पर देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो खोजपूर्ण जो शोध समस्या है उसमें क्या होता है कि हमें जो प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है, वो सही से परिभाषित नहीं हो पाती। हमें यही नहीं पता चल पाता कि जो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो प्रॉब्लम वाकई एक्चुअली में है क्या। यानी कि जिस प्रॉब्लम को ढूंढना है वो हमें पता नहीं चलती कि हम जो विधि को ढूंढेंगे, जो शोध हम करेंगे, उसमें हम कौन सी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या खोजपूर्ण शोध क्या हो गई, जिसमें हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चल पाता, यह इतनी उपयोगी नहीं होती। इसमें केवल अनुसंधान का डिज़ाइन, डाटा संग्रह ही देखा जाता है। नैदानिक अनुसंधान यानी कि डायग्नोस्टिक, देखिए इसे क्लिनिकल रिसर्च भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य समस्या के कारण, आवृत्ति के साथ आवृत्ति और इसके समाधान की पहचान करना है, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण बीमारी पर डॉक्टर द्वारा किया गया शोध। अब देखिए कि ऊपर क्या था, खोजपूर्ण शोध में हमें समस्या पता नहीं थी। अब क्या हो रहा है, नैदानिक अनुसंधान में समस्या का पता लगाया जा रहा है। जैसे देखिए कि डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहेगा कि उसके पास कोई मरीज आ जाता है, उसको बहुत भयंकर बीमारी है, पर वो उसे पता चल नहीं पा रहा कि बीमारी है क्या। अब उस आदमी को भी ठीक करना है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसकी बीमारी को पहले उसके ऊपर रिसर्च करेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो बाद में उसकी समस्या का समाधान ढूंढेगा। नेक्स्ट है प्रायोगिक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट करके दिखना। देखिए प्रायोगिक अनुसंधान परिकल्पना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के परीक्षण की प्रक्रिया है। प्रयोग इस प्रकार के अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रायोगिक डिजाइन के कई प्रकार, देखिए प्रायोगिक अनुसंधान का क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना, यानी कि जो चीज़ किसी रिसर्चर ने सोची है या हमने सोची है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, कि वाकई में ऐसी वो हो सकती है कि नहीं, उसके बारे में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसका प्रयोग करके देखना। बाज़ार में अगर कोई भी दवाई आती है, पहले उसका प्रयोग होता है कि वाकई ही ये दवाई असरदार है कि नहीं। ठीक है, देखिए ये कई प्रकार के हैं, जैसे पूरा प्रायोगिक। इस प्रकार के प्रायोगिक किसी भी यादृच्छिक प्रक्रिया, जिसे रैंडमाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करते ताकि बाहरी चर को नियंत्रित किया जा सके। देखिए इसमें किसी भी रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया का यानी कि यादृच्छिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं करते, देखिए यादृच्छिक प्रक्रिया क्या है, यानी कि रैंडमाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए जैसे आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हो, आपने पहले पहला लेसन उठाया, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर दूसरा। यानी कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, उसको सिस्टमेटिक वे से नहीं कर रहे, आप उसको जो हाथ में है उसको कर रहे हैं, है ना, वो हो गया यादृच्छिक प्रक्रिया, मतलब कि रैंडम तरीके से किसी भी चीज़ को चुन लेना। इसमें उसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता, कि ताकि जो बाहरी चर है, जो इनकी एक्सटर्नल वेरिएबल है, उसको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि इसमें क्या है, सिस्टमेटिक वे से चलना होता है। इसमें क्या होगा, केस स्टडी डिज़ाइन, एक समूह, प्री टेस्ट, स्थैतिक समूह तुलना डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सभी चीज़ों को स्ट्रक्चर वाइज देखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है क्वासिक प्रायोगिक। देखिए अनुसंधान चर को नियंत्रित कर सकता है। इसमें क्या है कि जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसमें चर को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रैंडमाइजेशन की कमी होती है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला है इसमें कमी नहीं होती है रैंडमाइजेशन की, पर इस नीचे कमी होती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि इसमें जो माप लेना होता है, हम जो चीज़ रिसर्च कर चुके हैं उसको जो माप के दिखना होता है, उसमें कमी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें क्या है, जैसे समय श्रृंखला डिज़ाइन, ठीक है, समतुल्य समय नमूने डिज़ाइन, असंतुलित डिज़ाइन और कई समय श्रृंखला डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य अध्ययन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता एक ही विषय के कई अवलोकनों का संचालन करता है। इनके जो एक शोधकर्ता है वो एक ही विषय के कई अवलोकन, यानी कि जो एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, उसे कई लेयर्स को देखता है, उसको कई कई चीज़ों का पता लगाता है। ठीक है,
एक अनुदैर्ध्य अध्ययन का लाभ यह है कि शोधकर्ता विकास या परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम है। यह अध्ययन अवलोकनधार है। इसका अर्थ है कि विषय या सर्वेक्षण प्रतिवादी के साथ हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में जो एक शोधकर्ता होता है वो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के चलता है, उसके वो लाभ हानि वगैरह सब कुछ वो देखता है, उसके वो सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वो देखता है। इसमें एक और फ़ायदा है कि जैसे शोधकर्ता किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई शोध कर रहा है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है या होने वाला है, उसको पहले ही पता चल जाता है। अनुसंधान अध्ययन के प्रकार देखिए, इसमें क्या है, पैनल नहीं, अनुदैर्ध्य अध्ययन के प्रकार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के प्रकार क्या है। पैनल अध्ययन यानी कि समय के विभिन्न बिंदु पर प्रतिवादी का एक ही नमूना। अब देखिए कि समय के विभिन्न बिंदु पर प्रतिवादी का एक ही, यानी कि जो चीज़ की जा रही है, ठीक है। पैनल अध्ययन में क्या है कि अलग अलग समय में एक ही विषय को देखा जा रहा है, यानी कि जो एक सैंपल है उसको टेस्ट किया जा रहा है अलग अलग समय पे। कोहार्ट आ गया, शोधकर्ता कुछ श्रेणियों के लोगों की पहचान करता है जो अलग अलग समय के भीतर एक सामाजिक विशेषता या अनुभव को साझा करता है। इसमें क्या होगा कि कुछ श्रेणी के लोगों की पहचान करता है। जो एक रिसर्चर है वो देखेगा कि अलग अलग समय में, ठीक है, अलग अलग समय में कौन कौन से लोग जो है किन किन श्रेणियों में आए थे। ठीक है, हम देखते हैं ना कि बुद्धिमान लोग तो पुराने समय में आ रहे हैं, वो समय अलग अलग है पर बुद्धिमान लोग हर एक समय में ही है। ठीक है, तो वो अनुभवों को साझा करेगा। प्रवृत्ति अध्ययन क्या है, एक ही समय में अलग अलग समूह के लोगों अलग अलग बिंदुओं पर, यानी कि इसमें क्या है कि प्रवृत्ति अध्ययन में क्या है कि एक ही समय में अलग अलग समूह के लोगों के साथ। ऊपर में कोहोर्ट में क्या था कि समय अलग अलग है पर लोग एक ही हैं। इसमें क्या है कि अब समय एक है पर लोग उसमें अलग अलग हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है संख्यात्मक रिसर्च। संख्यात्मक डाटा का भी कोई भी डाटा है जो संख्यात्मक रूप में है, जैसे कि आंकड़े, प्रतिशत आदि। मात्रात्मक अनुसंधान का प्रयोग मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र, विपणन, सामुदायिक स्वास्थ्य और मानव विकास, लिंग और व्यापक रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, संख्यात्मक रिसर्च में जब भी हम आंकड़ों को देखते हैं, मतलब कि जब संख्या के रूप में देखा जाता है। आप देखिए कि जैसे राजनीतिक चीज़ में जैसे आप देखिए कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, यानी कि कई सब्जेक्ट लेके चलिए, वहाँ पे क्या होता है कि डाटा दिखाया जाता है कि इस समय में इतनी ग्रोथ थी, आज इतनी ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर पहले 5% थी, 10% है, आगे ऐसे है। तो उसमें क्या होगा कि संख्या आती है, यानी कि जो न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं, यानी कि वो रिसर्च जिसमें क्या है कि संख्या का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है संख्यात्मक रिसर्च। अब होती है गुणात्मक रिसर्च या गुणात्मक शोध। दूसरी ओर गुणात्मक शोध पाठ, कथा या दृश्य आधारित डाटा के माध्यम से अर्थ का वर्णन और अन्वेषण करने में के इरादे से विशिष्ट अनुभव की गहराई से पड़ताल करता है, या व्हाट यानी कि क्या के बजाय क्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब गुणात्मक शोध में क्या है कि कोई चीज़ मतलब कि क्या है, ठीक है, इसके बजाय वो ये ध्यान देता है कि चीज़ ऐसी क्यों है। ठीक है, यानी कि इसमें चीज़ों के गुणों को देखा जाता है कि कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, कैसी है। यहाँ तो होनी चाहिए, है ना, कोई चीज़ कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस हिसाब से करनी है, हमें तो मेथड पता होना चाहिए ना। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे अनुसंधान की विधियाँ। चलिए देखते हैं। अनुसंधान पद्धति का अर्थ है अनुसंधान तकनीक के चयन और निर्माण में उपयोग किए जाने वाले व्यवहार और उपकरणों को संदर्भित करना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अनुसंधान पद्धति है उसका क्या अर्थ है कि जो अनुसंधान का जो तकनीक का जो चयन है और जो उसका निर्माण है, तो जो उसके उपयोग में किए जाने व्यवहार उपकरण कैसे हैं, यानी कि जब हम अनुसंधान करने जा रहे हैं तो हमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन कौन से उपकरण जो है रखने चाहिए, तो वो आता है अनुसंधान की विधियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ए पॉइंट में है, पहले समूह में हम उन सभी तकनीकों को शामिल करते हैं जो डाटा संग्रह के लिए संबंधित हैं। यानी कि जब हमें अनुसंधान करना है तो अनुसंधान करने में जो हमें तकनीक का कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करता है, हमें उसे शामिल करना है। यानी कि पहले समूह में क्या है कि हमें जो अनुसंधान करने के लिए तकनीक को
उस तकनीकों को शामिल करना है जिससे हम डाटा को इकट्ठा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहली तकनीक में हमें डाटा को इकट्ठा करना है, वो किस तकनीक से करना है वो हमें देखना पड़ेगा पहली में। तो दूसरे समूह में डाटा और अज्ञात चर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करें। यानी कि जो दूसरे समूह क्या है, जो डाटा है और अज्ञात चर माने अननोन जो वेरिएबल है, जो अज्ञात चर है, उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि जो हमारा डाटा है तो जो अज्ञात चर है जो हमने ढूंढना ही नहीं है, उसके बीच में जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए अब कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो नेक्स्ट है, तीसरे समूह में हम उस तकनीक के होते हैं जिनका प्रयोग प्राप्त परिणाम की सटीकता का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं। देखिए, तीसरे में हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने अनुसंधान किया है कि वह सही है कि नहीं। पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, ठीक है, तो पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, दूसरे में हमने डाटा का और जो अज्ञात चर है उसका आपस में संबंध देखा, तीसरे में हमने ये देखा कि अब जो हमने रिसर्च की है कि उसका परिणाम क्या निकला, मूल्यांकन करके देखा कि क्या जो हमने रिसर्च या अनुसंधान किया था क्या वो सही निकला या गलत निकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात उसमें हो गई। मान लीजिए आप अच्छी तैयारी करके गए यूजीसी नेट के लिए, तो आपके सामने आपने जो पेपर किया तो आपको जितनी आपने अच्छी तैयारी की थी पर आपके सामने आपने उतना अच्छा पेपर किया नहीं, तो मूल्यांकन क्या निकला कि आपका इतना आसान पेपर आपसे इतना अच्छा हो नहीं पाया। ठीक है फ्रेंड्स, या सबसे बढ़िया हो पाया, तो वो मूल्यांकन हो गया कि कितना सटीक था कितना नहीं। देखिए, अनुसंधान विधि को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो अनुसंधान विधि है, हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं अनुसंधान के लिए। देखिए, पहली है ऐतिहासिक विधि, जिसे पुस्तकालय अनुसंधान भी कहा जा सकता है। दूसरा है सर्वेक्षण विधि, जिसे दायर अनुसंधान। तीसरा है प्रायोगिक विधि, यानी कि प्रयोगशाला अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। ऐतिहासिक विधि, देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक विधि या पुस्तकालय अनुसंधान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई अनुसंधान या कोई रिसर्च करते हैं तो हम ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम क्यों करते हैं, देखिए कि जो इतिहास में बीत चुका है, मान के चलिए कि आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो या आपने कोई रिसर्च आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है। अब वैसा ही रिसर्च अगर किसी ने इतिहास में किया हो तो उसके सामने अगर वैसे ही सेम प्रॉब्लम आई हो तो उसने उस प्रॉब्लम का सलूशन या प्रॉब्लम की समस्या का हल कैसे निकाला था। तो आपको उसके लिए ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका मतलब कि कैसे समस्या का समाधान ढूंढूं, तो आपको ऐतिहासिक विधि को अपनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इतिहास में हुई गलतियों को ना दोहराया जाए और आपकी अनुसंधान जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए आपको ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, इस पद्धति में शोधकर्ता विश्लेषण, रिकॉर्ड और दस्तावेजों के लिए तकनीकों का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के स्रोत इस प्रकार है, यानी कि इस पद्धति में क्या है, जो शोध करता है वो जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है, उसकी तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी जो शोध करता है वो क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड है इतिहास के, जो दस्तावेज है, उसकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन से हैं। देखिए, पहले है पुस्तकें। देखिए, ऐतिहासिक विधि में पुस्तकें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी की मतलब कि लाइफ के बारे में लिखना है तो आप पुस्तकों से देख सकते हो। मान लीजिए आपको गांधी जी के बारे में जानना है तो आप गांधी जी के बारे में जो बुक्स हैं वो पढ़ोगे, है ना। तो आपको कोई क्रांतिकारियों को पढ़ना है, आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, तो आप पुस्तकों से पढ़ सकोगे, आपको पुस्तकों के बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको कोई थीसिस लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप पुस्तकों को पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में विभिन्न विचारकों के विचार तथा सिद्धांत प्रदान करती है। इन किताबों का शोध, अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करें जो इस विषय पर उन लोगों द्वारा कहा गया है जिन्होंने पहले इसी तरह के शोध का अध्ययन किया था। देखिए, पुस्तकें क्या होता है, पुस्तकों में जो विचारक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के विचारक हैं। उन्होंने हर एक विचारक ने अपने अपने सिद्धांत जो है प्रदान किए ही जाते हैं। ठीक है, पुस्तकों में क्या होता है, जो विचारक है वो अपने अपने विचार रखते हैं, तो आपको उनके विचारों को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ है क्या। तो इन किताबों का अगर आप शोध अध्ययन करोगे, आप अगर ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। यानी कि जिस विषय के आप बारे में जानना चाहते हो तो आपको उस विषय के बारे में पुस्तकों से पता चल सकता है। जैसे यूजीसी नेट के लिए आपको कुछ समझना है, अगर आपके सामने अगर आप कोई देखिए, जैसे
आप यूजी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास यूजी नेट की बुक्स हों, पुस्तकें हों, तभी तो आप उसके बारे में जान पाओगे ना वो चीज़ है क्या। सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखिए, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने सामाजिक समस्या से संबंधित कई रिपोर्ट सर्वेक्षण प्रकाशित किए। ये रिपोर्ट सर्वेक्षण सामाजिक शोधकर्ता को विषय या विषय के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। अब सर्वेक्षण की रिपोर्ट यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी या गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो जो रिपोर्टों को, सामाजिक समस्या को वो प्रकाशित करते हैं। इनकी जो समाज में समस्याएँ चल रही हैं, अब वो सर्वे मेथड जो होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, वहाँ पे जो सामाजिक समस्याएं बताई जाती हैं कि समाज में है क्या, जैसे एजुकेशन सिस्टम से संबंधित हो या समाज में अन्य कोई कुरीतियाँ फैली हो, तो आपको वो रिपोर्ट जब प्रकाशित हो जाती है तो आपको वो पता चलता है। तो ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है आपके लिए। जैसे न्यूज़पेपर में जो संपादकीय का पेज होता है, आप देखिए कि वहाँ पे कितना अच्छा लिखा होता है। तो अगर आप उसको पढ़ते हो, जिसे इंग्लिश में एडिटोरियल, हिंदी में संपादकीय कहते हैं, तो संपादकीय पेज को आप जब पढ़ते हो तो आपको खबर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। वहाँ पे सर्वेक्षण भी बताया जाता है एक तरह से। नेक्स्ट है यादें। यादें में क्या है देखिए, आत्मकथा, जीवन इतिहास और पत्र उपयोगी जानकारी या डाटा प्रदान करते हैं। यादें क्या है देखिए, जो यादें हैं इसमें क्या है, आत्मकथा यानी कि किसी ने अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, किसी का जीवन इतिहास हो, है ना, तो कुछ पत्र हो, तो जैसे इंपॉर्टेंट पत्र थे अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ से लिखे गए, गांधी जी ने काफ़ी पत्र लिखे, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, किसी भी आप म्यूज़ियम में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आत्मकथा, जीवन इतिहास, पत्र, ये आपकी जो रिसर्च है, अनुसंधान, उसमें काफ़ी काम आते हैं। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको जो इनकी जो रिसर्च है वो उसको करने के लिए आपको कई जगह से डाटा इकट्ठा करना होता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विभिन्न प्रकार के ज्ञान और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड या उपलब्ध हो सकते हैं और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है वह विभिन्न प्रकार के, उससे क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकते हैं। यानी कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान है, काफ़ी डाटा है जो आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अब इतिहास में काफ़ी कुछ बीत चुका है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको प्राथमिक स्रोत और माध्यमिक स्रोत, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या है, जो आप खुद इकट्ठा कर रहे हो। माध्यमिक स्रोत या सेकेंडरी स्रोत क्या है, जो आप किसी और के द्वारा चीज़ों को पढ़ रहे हो। प्रकाशित रिकॉर्ड देखिए, सरकार, विभिन्न समाचार एजेंसियां, संस्थाओं को प्रकाशित लेख, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे आदि के बारे में समाचार शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। देखिए प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़, ठीक है, प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़ देखिए होती है जिसमें देखिए समाचार एजेंसियां जो है या संस्थाएं, जब प्रकाशित लेख हैं या सामाजिक, आर्थिक या शिक्षा कुछ भी है, अगर ये किसी मुद्दे के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है, तो ये आपको किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक में आपको ये प्रकाशित किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से करके अपनी अनुसंधान में इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि या फील्ड रिसर्च। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि क्या है देखिए, डिस्क्रिप्टिव, देखिए सर्वेक्षण विधि वही डिस्क्रिप्टिव जो सर्वेक्षण विधि, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जिसे कहते हैं, इसे फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की जांचों को खोजने वाले सर्वेक्षण और तथ्य शामिल होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य मामलों की स्थिति का वर्णन है, क्योंकि यह वर्तमान में मौजूद है। उपयोग की विधि, सर्वेक्षण, तुलनात्मक और सहसंबंध के तरीके हैं। देखिए अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव सर्वेक्षण विधि की, यानी कि सर्वेक्षण विधि क्या है, इसमें क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार की जो जांचें हैं, देखिए सर्वेक्षण विधि क्या है कि जैसे कोई सर्वेक्षण कर रहा है, कोई सर्वे कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको पहले उसके बारे में सर्वेक्षण करना होगा कि क्या जो आप चीज़ कर रहे हो लोगों की उसके बारे में राय क्या है। जैसे कि आप ये देखिए कि यूजीसी नेट पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, तो आप ये जानना चाहते हो कि ऑफलाइन बढ़िया था, ऑनलाइन अच्छा, ऑफलाइन बढ़िया था या ऑनलाइन बढ़िया है, तो आपको उसके लिए सर्वेक्षण करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको इसके लिए जो मुख्य उद्देश्य जो आपके हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आपको उस स्थिति का पता चल सकेगा। ठीक है, यानी कि जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको उसका जो मुख्य उद्देश्य है, आपको उसकी स्थिति का पता चलेगा, क्योंकि यह स्थितियाँ वर्तमान में मौजूद हैं, क्योंकि वर्तमान में जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, तो आपको वो पता चल जाएगी, जिसके हिसाब से आप जो है एक रिपोर्ट को तैयार कर पाओगे।
अब इसके देखिए जो विवरण अनुसंधान के प्रकार या वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि के प्रकार क्या लिखे। पहला है सर्वेक्षण परीक्षण। कुछ समय के लिए विशेषज्ञ साक्षात्कार, माध्यमिक डाटा और संगठनात्मक जानकारी समस्या या निष्कर्ष को प्रभावित करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए सर्वेक्षण परीक्षण क्या है, यानी कि अगर थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर आप किसी विशेषज्ञ का कोई इंटरव्यू लेते हो, माध्यमिक डाटा है या संगठनात्मक जानकारी समस्या कुछ भी है, या आप किसी निष्कर्ष को परिभाषित करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सर्वेक्षण परीक्षण है वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, पर ये पर्याप्त नहीं है। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेके कोई आप सोच लो कि मेरी रिसर्च पूरी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अन्य स्रोत है उसकी भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, यानी कि आपकी हेल्प तो करेंगे पर आपके लिए पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली एक उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची को उत्तरदाताओं के रूप में पूछा जाना है। इस विधि का लाभ कम लागत तब भी जब ब्रह्मांड बड़ा और भौगोलिक रूप से व्यापक हो। ब्रह्मांड का मतलब फ्रेंड यहाँ पे यूनिवर्स मैंने पॉपुलेशन जो आपका डाटा होता है उसको कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा शुद्ध हिंदी में इसका कन्वर्जन ऐसा है। देखें प्रश्नावली क्या है कि ऐसा उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची, यानी कि जब आप देखिए प्रश्नावली में क्या है कि जब आपने कोई रिसर्च करनी है तो आप उससे संबंधित जो आपको चाहिए जो डाटा, उससे संबंधित जब आप कोई प्रश्न उत्तर करते हो, तो इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से वो सारे प्रश्न पूछ लोगे जो आपकी रिसर्च में काम आने वाले हैं या आपके जो अनुसंधान में काम आने वाले हैं। जब आप वो प्रश्न पूछोगे तो ये विधि पहली बात तो है कि आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो आपका यूनिवर्स है, यानी कि जो आपका जो डाटा, इसमें तो काम आएगा ही, तो साथ में ये कम लागत का भी है। यानी कि अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको अगर उसके लिए डाटा इकट्ठा करें तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जिससे आपको अपने डाटा को इकट्ठा करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये बढ़िया तरीका है एक तरह से। नेक्स्ट है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। मौखिक बातचीत के माध्यम से नियंत्रित जानकारी के साक्षात्कार विधि में प्रत्यक्ष साक्षात्कार या तो कथा के रूप में हो सकता है या मुखबिर को लगाए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर के रूप में हो सकता है। देखिए साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू। अब आप देखिए कि इंटरव्यू में क्या होता है कि एक इंटरव्यू होता है लेने वाला, एक होता है इंटरव्यू देने वाला। दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्ति क्या करते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले से सवाल जवाब करता है, क्वेश्चन आंसर करता है। तो उससे इंटरव्यू क्यों किया जाता है कि ताकि ये पता चल सके कि जो व्यक्ति है वो उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचता है, ठीक है। तो इनकी इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें, साक्षात्कार में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या है कि मौखिक बातचीत है इसमें जो है। तो इसमें जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार, यानी कि जो आमने सामने बैठ के जो साक्षात्कार लिया जाता है, तो उसमें क्या है कि या तो कथा के रूप में, यानी कि पूरा का पूरा डाटा उससे लिया जा सकता है, या तो सिर्फ विशिष्ट प्रश्न के रूप में हो सकता है। जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जाओ, जैसे यूपीएससी की, आईएएस की इंटरव्यू कितनी टफ मानी जाती है, तो वहाँ पे विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के प्रश्न में यही होता है कि आपका वो ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि आप अगर उसका उत्तर दे पाओ तो ये समझा जाता है कि हाँ आप इस चीज़ के काबिल हो, ठीक है फ्रेंड। साक्षात्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अवलोकन में क्या है, अवलोकन व्यवहार विज्ञान से संबंधित है। शोधकर्ता इस पद्धति के तहत अवलोकन द्वारा जानकारी एकत्रित करता है। यदि शोधकर्ता से पूछताछ छोटी है तो स्कोप स्व अवलोकन करेगा तो इसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाएगा। लेकिन यदि स्कोप विस्तृत क्षेत्र में है, यानी कि जो महत्व है वो विस्तृत क्षेत्र में है, तो दायर कर्मी अवलोकन कार्य करता है। इसे गैर प्रतिभागी प्रत्यक्ष अवलोकन कहा जाता है। देखिए अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे, तो पहली बात तो ये किससे, विज्ञान से संबंधित है। यानी कि आप किस चीज़ का आप अवलोकन कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आप ये देखो कि आपको जानना है कि हमारे समाज में शिक्षित लोग कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। तो आप जब समाज में घूमोगे, किस जगह पे घूमोगे, तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जर्व करके देखोगे कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। या आपको किसी के रीति रिवाजों के बारे में जानना है तो आप अवलोकन करोगे। जगह जगह हर स्टेट में जाओगे तो आप अवलोकन कर पाओगे कि यहाँ पे ये रिवाज है, वहाँ पे वो रिवाज है। तो अवलोकन विधि यहाँ पे काम में आती है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, देखिए केस स्टडी विधि ऐतिहासिक घटना के गहन अध्ययन में है। देखिए जो केस स्टडी क्या है, इसमें आपको एक केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक समस्या दी जाती है जिसके बारे में आपको जानना होता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो एक डाटा दिया जाता है, ठीक है। आपको उस समस्या का समाधान ढूंढना होता है, वो होता है केस स्टडी। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रायोगिक विधि, यानी कि प्रयोगशाला विधि, यानी कि
एक्सपेरिमेंटल सर्वे, ठीक है। यह अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि है और विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यह भविष्य की प्रकृति और नए नवाचार की प्रक्रिया है। प्रयोगशाला अनुसंधान में सक्रिय रूप से या एक से अधिक आकस्मिक परिवर्तन या और परिणाम आकर्षित करते हैं। देखिए प्रायोगिक विधि क्या है, यानी कि पहली बात तो है कि जो हम प्रयोगशाला में करते हैं ना, जो लेबोरेटरी में, ये वैसा अनुसंधान माना जा सकता है। देखिए प्रायोगिक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखिए कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में रख लो एक बात को, कि इस विधि के तहत हम जो अपनी रिसर्च है, ठीक है, इस विधि के तहत जो हम अपनी रिसर्च को करते हैं, जो अनुसंधान को करते हैं, उसमें जो चर है यानी कि जो वेरिएबल है, क्या फ्रेंड्स, तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि प्रायोगिक विधि के तहत क्या है, इस विधि के तहत हम अपने रिसर्च के अंदर कुछ अगर बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी विधि है, अगर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए तो हम उसको वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है। तो ये विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिक तरीके आपको मिलेंगे। एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि आप किसी चीज़ का बदलाव कर सकते हैं, अपनी अनुसंधान में इसका, अपनी शोध में इसका बदलाव थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके जो परिणाम होते हैं वो आपको, जो परिणाम है, जो आपको जो परिवर्तन है वो आपको आकर्षित भी करते हैं। आपको लगता है कि आपने जो रिसर्च की है वो सही इतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा आप उसको डाटा को चेंज या परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो सकते हैं। वो किस में संभव है, वो प्रायोगिक विधि में संभव है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर हमें अपने रिसर्च में थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो हम किस विधि के द्वारा करेंगे, वो है प्रायोगिक विधि। देखिए ये अलग अलग तरह, तो अब बारी आती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की। देखिए इस फ्रेंड्स क्या है कि देखिए रैंडमली ग्रुप में किसी रिसर्च या कंट्रोल से वेरिएबल असाइन करें, ये समस्या यांत्रिक यादृच्छिक नियंत्रण समूह पर प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको ये रिसर्च आपने की है तो आपको जो आपका जो वेरिएबल है वो रैंडम तरीके से आप लगा भी दें, तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो वैसा का वैसा आना चाहिए। यानी कि आपने कोई रिसर्च की है, अगर आपके जो रिसर्च करने के बाद अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो आप उसको रैंडम तरीके से भी रख दो, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा, जैसे आपने चाहा था। इनकी ये नहीं कि आपको वो तरकीब वाइज लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप उसको रैंडम तरीके से भी अपनी रिसर्च को रखोगे तभी उसके वेरिएबल जो है आपको रिज़ल्ट जो है जो आपके अनुसार ही दे सकते हैं। नेक्स्ट आंतरिक वैधता। देखिए आंतरिक वैधता ये जानने की कोशिश करती है कि एक आश्रित चर पर मनाया प्रभाव वास्तव में स्वतंत्र चर के कारण होता है। यानी कि जो आंतरिक वैधता है, जो आंतरिक शुद्धता है चीज़ की, जो रिसर्च की, वही जांचने की कोशिश करती हैं कि जो आश्रित चर यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि स्वतंत्र चर है, क्या उसका प्रभाव होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसके ऊपर प्रभाव किसका होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण वो क्या है, कई बार वो चेंज हो सकते हैं। तो आखिर में बारी आती है बाहरी वैधता की। देखिए बाहरी वैधता चिंता का विषय है कि क्या प्रयोग के परिणाम को प्रयोगात्मक स्थिति से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, जो बाहरी वैधता है कि क्या जो हमारे प्रयोग के परिणाम निकले हैं, ठीक है, क्या वो सामान्यीकृत हैं, यानी कि जो हमने रिसर्च की है क्या उसके जो परिणाम निकले हैं तो क्या वो सामान्य तरीके से उसको किया जा सकता है, आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी